नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का जो है कि 19वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का 19वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों। तो हमारा जो आज का प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, वो है सजर पत्थर के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, सजर पत्थर के लिए जो है कि यूपी का बांदा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हमारा प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, मूज उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है। तो दोस्तों, मूज उत्पाद के लिए जो है कि आपका यूपी का एक जिला चुना गया है और वो है आपका प्रयागराज जिला दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सॉरी दोस्तों, एक मिनट। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बिंदी उद्योग के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, यूपी के बलिया जिले को आपका बिंदी उद्योग के लिए जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्य उत्पाद है। तो दोस्तों, जो काला नमक चावल है ये आपका यूपी के सिद्धार्थनगर का मुख्य उत्पाद है दोस्तों, ठीक है। अब तो लगभग हर जिले में बोया जाने लगा है काला चावल नमक। तो अरे सॉरी दोस्तों, काला नमक चावल हमारे यहाँ पर भी लगाया गया था, तो ये काफ़ी अच्छा होता है ये जो है कि काला नमक चावल दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है कि ये सिद्धार्थनगर का मुख्य फसल है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के स्थान पर बर्तनों का शहर कहा जाता है। दोस्तों, जो है कि यूपी के मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के स्थान पर बर्तनों का शहर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर का मुख्य उत्पाद क्या है। तो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध नगर का मुख्य उत्पाद है वो आपका रेडीमेड गारमेंट है दोस्तों, ठीक है। जो तैयार कपड़े के लिए आपका गौतम बुद्ध नगर जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो है कि यूपी में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में स्थित दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बांसुरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यूपी का आपका जो है कि पीलीभीत जिला बांसुरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, हमारा हींग प्रसंस्करण के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है। तो दोस्तों, हींग प्रसंस्करण के लिए यूपी का हाथरस जिला जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय स्थित है। तो दोस्तों, यूपी के प्रयागराज जिले में आपका एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय स्थित है और इसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, जो ये कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये आपका भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, हमारा काकरापार परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, काकरापार परमाणु बिजली घर आपका गुजरात में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो दोस्तों, जो है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर आपका अप्सरा था दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है। तो दोस्तों, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका रूस के सहयोग से बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। और ये तमिलनाडु में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है, कभी कभी लोकेशन ही पूछ देता है। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, 1948 ईस्वी में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 17 है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, कल्पक्कम परमाणु केंद्र का नया नाम क्या है। तो दोस्तों, कल्पक्कम परमाणु केंद्र का नाम बदल दिया गया है और उसका जो अभी वर्तमान में नया नाम है वो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19 दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खान जादूगोड़ा कहाँ है। तो दोस्तों, जो जादूगोड़ा खान है आपकी वो आपकी झारखंड में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, राणा प्रताप सागर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, राणा प्रताप सागर परमाणु केंद्र आपका रावतभाटा राजस्थान में है, ठीक है दोस्तों। तो इसे ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21 दोस्तों, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों, मानव शरीर में जो पित्त का निर्माण होता है वो आपका यकृत में होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, शरीर का तापमान कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपके शरीर का तापमान को नियंत्रित करती है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 23 दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है। दोस्तों, वृक्क में आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 24 दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, आनुवंशिकी के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। तो दोस्तों, आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए मेंडल जी ने मटर के पौधे का चुनाव किया था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है।
और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत नींबू या संतरा, दोनों में से कोई एक होता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 27 दोस्तों, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, और उनका नाम होता है 2 अलिंद और 2 निलय, तो इसे भी ध्यान रखना है, कभी कभी नाम ही पूछ देता है। और अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों जो कि आरबीसी होती है उसका जो जीवन काल है वो केवल 120 दिन का होता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और कभी कभी आरबीसी का फुल फॉर्म पूछ देता है, इसका जो फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पल्स होता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 29 दोस्तों, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों पेसमेकर का संबंध आपका हृदय से है दोस्तों, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30, शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जो थायराइड ग्रंथि है वो आपका गले में पाया जाता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो दोस्तों जवाहर सुरंग आपका बनिहाल दर्रे में है, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों बोमडीला दर्रा आपका भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 34 दोस्तों, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों कांडला बंदरगाह का जो नया नाम है वो आपका दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है दोस्तों, ठीक है, और ये आपका गुजरात में स्थित है। और प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं दोस्तों, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका कोलकाता में है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 36 दोस्तों, भारत में पहली रेल मुंबई से कहाँ तक चली थी? दोस्तों जो भारत में पहली रेल चली थी वो आपके मुंबई से ठाणे तक चली थी दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और 1853 ईस्वी में ये चली थी दोस्तों, ठीक है, तो डेट भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी डेट पूछ देता है। प्रश्न नंबर 37 दोस्तों, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जिसे NW1 कहा जाता है किन दो शहरों को जोड़ता है? दोस्तों जो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है ये आपका प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 38 दोस्तों, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? दोस्तों पालघाट दर्रा आपका केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 39, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो रोहतांग दर्रा है ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 40 दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा आपका लेह लद्दाख में है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखना है, लेह लद्दाख। और दोस्तों प्रश्न नंबर 41 है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को आपातकाल में किस विभाग के अधीन कार्य करना पड़ता है? तो दोस्तों जो है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को आपातकाल में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधीन कार्य करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपका जो है कि फिंगरप्रिंट ब्यूरो लखनऊ में है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 43 दोस्तों, होमगार्ड की ड्यूटी नियमित न होकर कैसी होती है? दोस्तों जो होमगार्ड की ड्यूटी होती है वो मांग के आधार पर जो है कि मांग के आधार पर सामयिक होती है दोस्तों, ठीक है, जैसे कि जैसा ड्यूटी की आवश्यकता होती है वैसा ही इनका ड्यूटी निर्धारित किया जाता है। और प्रश्न नंबर 44 दोस्तों, पुलिस की वर्दी में विजुअल कार्ड का रंग क्या होता है? तो दोस्तों जो पुलिस की वर्दी में विजुअल कार्ड होता है उसका जो रंग है गहरा नीला या फिर खाकी होता है, ठीक है, रंग के अनुसार जो है कि सभी विजुअल कार्ड का रंग होता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 45 दोस्तों, किसी घटना स्थल को सुरक्षित करने का सबसे पहला तरीका क्या है? तो दोस्तों किसी भी घटना स्थल को सुरक्षित करने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये है दोस्तों कि भीड़ को दूर करना और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न होने देना दोस्तों, ठीक है, ताकि जब भाई फॉरेंसिक टीम वाले आएँ तो काफ़ी ज़्यादा वो सबूत कलेक्ट कर सकें दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, होमगार्ड की ट्रेनिंग में लाठी ड्रिल का क्या महत्व है? तो दोस्तों होमगार्ड की ट्रेनिंग में जो लाठी ड्रिल का महत्व होता है वो होता है भीड़ भीड़ नियंत्रण और आत्मरक्षा दोस्तों, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है और भगदड़ मच गया तो उस समय अपनी सुरक्षा और जो है कि भीड़ में जनता लोग हैं तो उनकी भी सुरक्षा करना जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 47 दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया सेल कहाँ से संचालित होती है? तो दोस्तों यूपी पुलिस की जो सोशल मीडिया सेल है ये आपकी सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ से संचालित होती है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 48 दोस्तों, NDRF का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों जो NDRF का मुख्य कार्य होता है वो है आपदा प्रबंधन और बचाव कार्य दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए होमगार्ड में एक और प्रश्न बनता है कि आपदा के समय मतलब कि उनका नाम बताइए जो काफ़ी अच्छे से सहायता कर सकते हैं, तो होमगार्ड का भी नाम उसमें आता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो लोकल एरिया से परिचित होते हैं तो आपदा के समय वो भी अच्छा मदद करते हैं।
और प्रश्न नंबर 49 दोस्तों, होमगार्ड स्वयंसेवक के लिए डिस्चार्ज होने की सामान्य प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों होमगार्ड को जो है कि डिस्चार्ज होने की ड्यूटी से जो प्रक्रिया है वो या तो फिर त्यागपत्र दे दे या फिर अपनी आयु सीमा पूरी हो जाए दोस्तों, ठीक है, जैसे कि 60 वर्ष इनका ड्यूटी निर्धारित होता है, तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 50 दोस्तों, बीट क्या होती है? तो दोस्तों बीट जो है कि पुलिस गश्त का एक छोटा सा निश्चित क्षेत्र होता है, ठीक है, जैसे कि हर थाने पे एक छोटा सा पुलिस गश्त का क्षेत्र बनाया जाता है कि इस क्षेत्र में आपको पेट्रोलिंग करनी है, तो उसको जैसे कि कुछ पुलिस का समूह को कहा जाता है, ठीक है। उस क्षेत्र में आप लोग देखते होंगे कि आपके आसपास भी पुलिस पेट्रोलिंग करती है रात के समय या फिर सुबह के समय, एक बार चक्कर जरूर लगाती है। और प्रश्न नंबर 51 दोस्तों, चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है कि चुनाव आयोग का वर्णन दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 52 दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति जी करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 53 दोस्तों, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 54 दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 55 दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार अब रखा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार रखा गया है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 56 दोस्तों, भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने जो है कि पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था दोस्तों, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पंचायती राज से दोस्तों क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है एग्जाम में। और प्रश्न नंबर 57 दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों न्यूनतम आयु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है दोस्तों, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 58 दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो दोस्तों जो है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 59 दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखा दोस्तों, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। और अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसमें आता है, ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखना है। और दोस्तों एक मिनट सॉरी, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों विशाख दत्त जी मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे, ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 62 दोस्तों, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा आगरा में है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 63 दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी दोस्तों, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो दो भाई थे जिनका नाम हरिहर और बुक्का था, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 64 दोस्तों, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों सवाई जय सिंह ने जो है कि जंतर मंतर का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये आपका अजमेर में स्थित दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 66 है, गबन और कर्मभूमि के लेखक कौन है? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी आपके गबन और कर्मभूमि के लेखक हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, बापू और महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को बापू कहा था, ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहा था दोस्तों, ठीक है, तो ये उपाधि हो गई जो है कि बापू सुभाष चंद्र बोस जी ने और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। और प्रश्न नंबर 68 है दोस्तों, कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो दोस्तों कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रश्न नंबर 69 दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों खुशवंत सिंह जी ने जो है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 70 है दोस्तों, शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 71 दोस्तों, कंप्यूटर में सेव एज के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग होता है? तो दोस्तों जो है कि कंप्यूटर में सेव एज करने के लिए यह 12 फंक्शन की का उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये उसका शॉर्टकट की है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 72 दोस्तों, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, तो ये यूआरएल का पूर्ण रूप है, ठीक है, तो इसे भी पूछा जाता है। और प्रश्न नंबर 73 दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों सिद्धार्थ भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर था दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है।
और प्रश्न नंबर 74 है दोस्तों, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की गति आपकी हर्ट्ज में या फिर एमआईपीएस में मापी जाती है, ठीक है। जब कभी आप लोग मोबाइल वाइल खरीदने जाते होंगे तो आप लोग प्रोसेसर करके पूछते हैं ना, इसका प्रोसेसर कितने का है, इतने मेगा हर्ट्ज का है, इतने मेगा हर्ट्ज का, तो ये वही चीज़ है दोस्तों, ठीक है। हर्ट्ज में कंप्यूटर की गति मापी जाती है। और प्रश्न नंबर 75 दोस्तों, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों वाईफाई का जो पूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका पूर्ण रूप है, ठीक है। अब इसका हिंदी नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वाईफाई का हिंदी में क्या होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 76 है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 77 है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और हमारा प्रश्न नंबर 78 है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 79 है दोस्तों, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों डेविस कप का संबंध आपका टेनिस खेल से है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 80 है दोस्तों, एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो एलिफेंटा जलप्रपात है ये आपका मेघालय राज्य में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 81 है दोस्तों, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों किरण बेदी जी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 82 दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन उत्पादन से है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 83 है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ है? दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है ये आपका कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट लेह में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये इसका नाम हो गया और ये लेह में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 84 है दोस्तों, कथक उत्तर प्रदेश का मुख्य क्या है? दोस्तों जो कथक है आपका उत्तर प्रदेश का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 85 दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 86 है दोस्तों, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? दोस्तों वीर भूमि आपका राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 87 दोस्तों, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों वरुण आपका सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, ठीक है। इसे नेपच्यून कहा जाता है इंग्लिश में, तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 88 दोस्तों, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों जो भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश है ये आपकी एम फातिमा बीवी जी थी दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 89 दोस्तों, डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? तो दोस्तों बेसबॉल के परिसर को डायमंड कहा जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 90 है दोस्तों, इंसुलिन का इंजेक्शन किस रोग के उपचार के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों मधुमेह रोग के उपचार के लिए इंसुलिन लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और यदि किसी को मतलब कि शुगर हो गया है बहुत खतरनाक वाला, तो उसे रोज एक इंजेक्शन लगता है जो कि इंसुलिन का होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 91 है दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 92 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? दोस्तों हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 93 दोस्तों, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 94 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों गंगा डॉल्फिन आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 95 दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों कागज का आविष्कार चीन में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 96 दोस्तों, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? दोस्तों जो है कि वंदे मातरम गीत आपका आनंद मठ से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 97 दोस्तों, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों परमवीर चक्र आपका भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ठीक है दोस्तों। और जो प्रश्न नंबर 98 दोस्तों वो है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को सेवानिवृत्ति के बाद क्या कोई पेंशन मिलती है? दोस्तों नहीं, होमगार्ड को कोई पेंशन नहीं मिलती है रिटायर होने के बाद। और जो प्रश्न नंबर 99 है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर आपका भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जो कि अमृतसर में है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है। और जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 100, वो है योजना आयोग जो अब नीति आयोग है के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, ठीक है। जो कि अब नीति आयोग हो चुका है, तो इसका नाम भी बदल दिया गया, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये था हमारा आज का यूपी होमगार्ड का 19वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों तक रोज नोटिफिकेशन पहुंच जाए मेरे वीडियो का दोस्तों, ठीक है। तो अब धीरे धीरे परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आज 21 फरवरी हो गया है, कुछ दिन में फरवरी खत्म हो जाएगा, फिर मार्च आ जाएगा, उसके बाद अप्रैल में हम लोगों का एग्जाम है, ठीक है। तो
यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि होमगार्ड का फॉर्म भरा हो, तो ये वीडियो आप उसे शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि उसे भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल जाए। और चैनल से जुड़े रहिए जब तक यूपी होमगार्ड का एग्जाम ना हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।